मॉर्निंग क्लास। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर हिस्ट्री का। उसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 पेंडिंग था, तो विल कंप्लीट इट टुडे। और देखते हैं पार्ट 5 और 6 में क्या है। लेट्स सी पार्ट 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ। भाई देखो, एक रूलर को पोर्ट्रेट के थ्रू या स्टैचू बनाने के थ्रू हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूलर को मतलब एक राजा को या एक सुल्तान, तो उसको हम एक पोर्ट्रेट या स्टैचू बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक नेशन को अगर फेस देना है तो कैसे देंगे? जो 18th और 19th सेंचुरीज में आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया था एक नेशन को पर्सोनिफाई करने का। इन अदर वर्ड्स, वो एक कंट्री को ऐसा बताना चाहते थे जैसे वो एक इंसान हो, एक पर्सन हो। नेशन को उस समय पे फीमेल फिगर्स के तौर पे पोर्ट्रे किया गया था। फीमेल फॉर्म चूज किया गया था नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए। वो कोई एक्चुअल वुमन नहीं थी इन रियल लाइफ, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो आइडिया आप हम सोचते हैं, लिबर्टी, जस्टिस, वैसा। तो वो आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म देना, है ना, जैसे आप सीधा सीधा रिलेट कर सको, वैसा उन्होंने ढूंढ निकाला था। दैट इज कि भाई जो फीमेल फिगर होती है वो एलेगोरी बन गई नेशन की। एलेगोरी क्या होता है, लेट्स सी। नीचे आपको डेफिनेशन भी दिया हुआ है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, वो एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एक एलेगोरिकल स्टोरी के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल, लिटरल का मतलब एक सही सही जो बताना चाहते हो, और एक सिंबॉलिक जो एक्चुअली उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया जैसे बोलते हैं ना, वैसा। तो लेट अस सी अहेड सेकंड पैराग्राफ। अब याद करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट ने एक फीमेल एलेगोरी को यूज किया था लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के आइडियाज को बताने के लिए। जैसे वो फर्स्ट इमेज में हमने देखा था, फ्रेडरिक सोरी वाली इमेज में, कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है, तो वो लिबर्टी बताती है, समझे। ये आइडियाज जो थे वो रिप्रेजेंट किए जाते थे बाय सम ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स का मतलब क्या, कि जैसे आप बाजू में एक पिक्चर देख सकते हो, नीचे जर्मेनिया का इमेज है, तो उसके हाथ में ऐसे तलवार है, तो तलवार कुछ बताती होगी। जैसे तलवार के साथ वो ओक लीव्स के पत्ते हैं, तो वो कुछ बताते होंगे। जैसे सिर के ऊपर ऑलिव लीव्स हैं, तो वो कुछ बताते होंगे, है ना। यहाँ पे ये जो ढाल है, शील्ड है, उसके ऊपर वो ईगल ड्रॉ किया हुआ है, तो वो कुछ बताता होगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ सिंबल्स बताए जाते हैं, जिससे आपको एक आइडिया बताया जाता है। आपको याद होगा कि लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स थे लाल कलर की कैप, ब्रोकन चेन, ठीक है। जस्टिस के एट्रीब्यूट्स थे ब्लाइंड फोल्डेड वुमन, जो एक वेइंग स्केल्स का पैर लेके जाती है। वेइंग स्केल्स होता है ना, वो मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है। ऐसे ही फीमेल एलेगोरीज 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने इन्वेंट किए थे एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस के अंदर वो फीमेल एलेगोरी को मैरियन बोला गया था। मैरियन एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, जो पीपल्स नेशन बताता था कि भाई ये जो इमेज है वो लोगों के नेशन को दर्शाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिबर्टी से और रिपब्लिक से लिए हुए, जैसे लाल कलर की कैप, ट्राई कलर, फिर कॉकेट। मैरियन के जो स्टैच्यूज थे वो पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए, पब्लिक को बताने के लिए कि नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है ये, और ये बताने के लिए कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, ये अपना देश है। मैरियन की जो इमेजेस थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी रखी गई, जिसका एक एग्जांपल आपको फिगर 16 में दिया हुआ है। पोस्टेज स्टैम्प में मैरियन का एक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सिमिलरली जर्मेनिया भी जर्मन नेशन का एलेगोरी बनी। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मेनिया एक क्राउन पहनती है ओक लीव्स का, ठीक है। जर्मन ओक जो है वो हीरोइज्म बताता है अपने को। तो ये मतलब आइडियाज आपको इसके अंदर बताए जाएंगे। फिगर 17 जर्मेनिया का फिगर दिया हुआ है, जो आप आगे अगर देखोगे तो जो चर्च ऑफ सेंट पॉल वाला इमेज था, उसमें भी ऊपर लगाया गया था वो इमेज, तो आप आगे जाके देख सकते हैं। बॉक्स नंबर 3 आपको मीनिंग ऑफ सिंबल्स दिया हुआ है, जहाँ पे ब्रोकन चेन्स बताता है बीइंग फ्रीड। ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल आपको बताता है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्रोक ऑफ ओक, क्राउन ऑफ ओक लीव्स वो हीरोइज्म बताता है।
स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट बताता है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड वो आपको बताता है विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राई कलर अपने को बताता है वो फ्लैग जो 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट का था, जिसने मतलब जो फ्लैग को बैन कर दिया गया था, जर्मन स्टेट्स के जो ड्यूक्स थे उन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि वो अगेंस्ट थे विद द फ्रीडम एंड लिबरल नेशनलिस्ट के आइडियाज। रेज ऑफ राइजिंग सन अपने को बताता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। पिक्चर दिए हुए हैं आपको वही सारे, देखो क्राउन है, वो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल है, वो ब्रोकन चेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर 18 में फॉलन जर्मनिया बताया गया 1850 में। वो 1850 वाला जो बात है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर था, तो उस समय पे ऐसे जर्मनिया गिर गई वो बताया। फिगर 19 के अंदर जर्मनिया जो है वो राइन रिवर को गार्ड कर रही है, और 1860 में ये पेंटिंग बनाया था लॉरेंस क्लासन ने। इसके जो उसमें स्वॉर्ड जो दिया हुआ ना, स्वॉर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। जर्मन राइन को बचाने का काम जर्मन स्वॉर्ड करती है, मतलब जर्मनिया जो है वो जर्मन एरिया को, जो राइन वाला एरिया जर्मनी के अंदर आता है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। पार्ट 6 देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो लेट अस सी। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म जो है ना वो अब वो आइडियल्स नहीं थे, मतलब लिबरलिज्म के आइडियल्स, डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थे वैसे आइडियल्स लास्ट हाफ में नहीं थे। वो है ना फिर बहुत ही ऐसी चीज बन गया कि जो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे वो आइडियल्स नेशनलिज्म के। इस समय पे एक दूसरे लोग जो नेशनलिस्ट लोग थे वो, उनकी जो सोच थी ना वो एकदम छोटी हो गई, और उसकी वजह से वो खाली अपने देश से प्यार करते थे, दूसरे देश से नफरत करते थे, और अंदर अंदर जंग के लिए तैयार हो गए थे वो लोग। मेजर यूरोपियन पावर्स क्या करते, ये देश प्रेम को उपयोग करके अपने ही लोगों के अंदर दूसरे देश के लिए आग जलाते। जैसे मान लो जर्मनी फ्रांस है, तो जर्मनी वाले बोलेंगे कि नहीं हमारा देश सबसे बढ़िया, तो फ्रांस का देश बकवास है, ठीक है। तो फ्रांस तो ये है ना, फ्रांस तो वो है ना, फिर वही गलत चीजें शुरू हो गई। और ये जो यूरोपियन पावर्स थे, मेजर यूरोपियन पावर्स, वो ये सारी चीजों को अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, जंग करने के लिए। ये नेशनलिस्ट का जो सेंटिमेंट था ना, वो सेंटिमेंट जो बहुत बढ़िया वाला था वो बहुत बदतर हो गया, बहुत खराब हो गया। वो अब इस्तेमाल कर रहे थे अपने एरियाज को बढ़ाने के लिए यूरोपियन पावर्स। नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा मोस्ट सीरियस सोर्स बल्कन्स एरिया में से आया आफ्टर 1871। बल्कन्स एक रीजन है, मतलब एक ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, मोस्टली रीजन उसके ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। उसमें रोमेनिया आता था, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बेरिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सारी जगहें उसके अंदर आती थी। मेजरली वहां पे रहने वाले लोग स्लाव्स बोले जाते थे। बल्कन्स का बहुत बड़ा पार्ट ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। रोमांटिक नेशनलिज्म के जब आइडियल्स बने, नेशनलिज्म जागा और लोगों को पता चला कि भाई हम ऐसे, हम एक हैं और ये वो, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ओटोमन एम्पायर में से एक एक रीजन अलग होने लगे। अब ओटोमन एम्पायर क्यों फेल हो गया? ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था भाई, ठीक है। तो वो एम्पायर फेल इसलिए हो गया क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाया, उसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं आ पाए, तो वो फेल हो गया थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। और धीरे धीरे करके वन बाय वन यूरोपियन जो नेशनलिटीज थी उसके अंदर, जैसे भाई ग्रीस हो गया, ग्रीस वाला चैप्टर वाला पार्ट देखा था हमने, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, सर्बिया हो गया, धीरे धीरे करके ना एक अलग होते गए, उसमें से उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। बल्कन्स लोग ऐसा बोलते थे कि भाई हम पहले इंडिपेंडेंट ही थे, बोले ओटोमन एम्पायर बाद में आए और हम पे ऐसे राज कर दिया और ये वो, लेकिन हम पहले इंडिपेंडेंट ही थे, तो हमको वो लंबे समय तक हमारी जो इंडिपेंडेंस चली गई थी ना, वो इंडिपेंडेंस हमको वापस चाहिए, ऐसा उनका डिमांड था। अब क्या होने लगा कि वहां पे अलग अलग स्लाव लोग जो थे, वो लोग अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस प्रूव कर रहे थे। बल्कन एरिया और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, और भी ज्यादा लफड़ा होने लगा उसके अंदर। बल्कन स्टेट जो थे ना वो एक दूसरे से बहुत जेलस थे, ठीक है, और अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे, दूसरों की कम करना चाहते थे। मैटर और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट तब हुई
सॉरी मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हुई जब बल्कन्स रीजन के अंदर बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स भी इंटरफियर करने लगे। इस समय पे यूरोपियन पावर्स के अंदर भी जंग चल रही थी, लड़त चल रही थी, ट्रेड के लिए झगड़ रहे थे वो, कॉलोनीज बनाने के लिए झगड़ रहे थे, नेवल पावर बढ़ा रहे थे, मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे। ये राइवलरी बहुत ही क्लियर दिख रही थी, और वो राइवलरी अब बल्कन रीजन में भी आ चुकी थी। हर एक पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, वो लोग दूसरों का जो पावर है, मतलब उस रीजन के अंदर सब लोगों का इंटरफेरेंस आने लगा। एक दूसरे को फाइट तो कर ही रहे थे वो, बल्कन रीजन में सारे जो स्टेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट बनाने में भी हेल्प कर रहे थे वो। तो ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरी, वो लोग क्या करते, दूसरे जो, मान लो रशिया ने एक टेरिटरी कैप्चर मतलब हेल्प करी है, जर्मनी ने दूसरे टेरिटरी पे हेल्प करा है, तो अब रशिया और जर्मनी का उन टेरिटरियों में हेल्प करने का जो बढ़ रहा था, उसकी वजह से अंदर अंदर जंग चलने लगी। अब वो क्या करते, अपना और कंट्रोल वहां पे बढ़ाना चाहते थे। रशिया वाला रीजन बोले और हम बल्कन रीजन में और बढ़ाएंगे, जर्मनी वाले बोले हम भी बढ़ाएंगे, इंग्लैंड वाले बोल रहे हैं हम भी रीजन बढ़ाएंगे हमारा, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले हम भी बोले हम भी करेंगे कोलोनाइजेशन। तो ये सारे लोग क्या करने लगे, उसके अंदर एंटर होने लगे और अंदर अंदर ही लड़ने लगे। तो एक तो अंदर अंदर वो इंडिपेंडेंट स्टेट झगड़ रहे थे, साथ साथ में ये लोग भी अंदर आ गए, तो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होने लगी, और फिर वॉर्स होने लगी, और फिर फाइनली जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तब तक ये बल्कन रीजन वाला पार्ट चल रहा था। तो ये पूरा मैटर हम बोल सकते हैं कि जैसे बल्कन रीजन के अंदर जो भयंकर पावर के झगड़ा हो रहा था, पावर के लिए झगड़ा हो रहा था, उसकी वजह से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। यहाँ पे आपको एक इमेज दिया हुआ है, फिगर 20, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। एक बार आप देख लो, यहाँ पे पूरा ऐसे ब्रिटिश एम्पायर बताया गया है, जो ऑरेंज कलर का है वो पूरा ब्रिटिश एम्पायर। तो बोले हम सारे कॉन्टिनेंट पे राज कर रहे थे, सारे कॉन्टिनेंट में हम थे, ऐसा करके अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे हाथी के पिक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रिमिटिव लोगों के पिक्चर दिए हुए हैं, टाइगर के इमेजेस दिए हुए हैं। तो इन शॉर्ट कि भाई उनके जो कॉलोनीज थे उनमें ये सारे अलग अलग जानवर, लोग अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे थे। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो तो लोग दिखाई देंगे अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग अलग नेटिव्स वाले, रेड इंडियंस हैं, है ना, यूरोपियंस हैं, वैसा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का सेलिब्रेशन बताया गया है। बीच में आप देखोगे वर्ल्ड लिखा हुआ है, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया वो ब्रिटिश एम्पायर का एलेगोरी है। तो वैसे ब्रिटानिया वर्ल्ड के ऊपर बैठी है, ऐसे बताया, समझ में आया? लेट अस सी द लास्ट पैराग्राफ। नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट था ना, उसके साथ अब इंपीरियलिज्म मिलने लगा। मतलब ये जो देश प्रेम वाला बात हुआ था इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, वो अब इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगा था, इंपीरियलिज्म के साथ ज्वाइन हो गया था। अब लोग जो है ना वो नेशनलिज्म का आइडिया अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए यूज कर रहे थे। और इसी वजह से 1914 में यूरोप भयंकर डिजास्टर में बंध चुका था। लेकिन उस समय दौरान अब ये जो डिजास्टर होने लगे थे, उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्री जो है ना वो महसूस कर रही थी कि कोलोनाइजेशन हुआ है उनकी कंट्रीज में, और वो अब कोलोनाइजेशन से छूटना चाहती थी, जैसे इंडिया। तो इंडिया जो है वो कोलोनाइजेशन का एक शिकार बन चुकी थी। इंग्लैंड ने यहाँ पे कोलोनाइजेशन किया था, तो वो फ्रीडम हमने अचीव करी। तो ऐसे बहुत सारे और भी देश थे जिन्होंने ये समझा कि ये जो था वो गलत था, और डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस ही मेन चीज है। तो हर जगह पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स होने लगे, और लोगों के अंदर देश प्रेम जागा, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का आइडिया जागा। पहले क्या था, खाली नेशन स्टेट चाहिए था उनको, ऐसे इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी कि भाई हम खुद, वो चाहते थे कि मोनार्की के साथ कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो। लेकिन अब 1914 के बाद, 1919 के बाद, अब लोग जो है ना वो इंडिपेंडेंट देश चाहते थे। बोले हम खुद चलाएंगे, हमको कोई मोनार्की की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो आइडियाज पहले थे अब यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुए। अब आइडियाज जो थे वो इंडिपेंडेंस के थे, और सोसाइटीज को नेशन स्टेट बनाना वो एक्सेप्टेबल होने लगा, नेचुरल मानने लगे वो लोग, और यूनिवर्सल मानने लगे कि सोसाइटी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहिए। एक ऐसा देश होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, लोग चलाते हो, कोई राजा ना हो, ऐसा उनका मानना था। ठीक है भाई, यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो व्हाट इज योर जॉब नाउ, कि आप एक बार
पूरी टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करो। रीड करने के बाद पैराग्राफ वाइज मेन पॉइंट्स को टिक करो, और फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, और फिर एक रेफरेंस बुक यूज करो। रेफरेंस बुक यूज करने के बाद रेफरेंस बुक के अंदर वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस पढ़ो और रिवाइज करो इस चैप्टर को। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपने यहाँ तक क्लास तक देखा हुआ तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप मुझे मिलना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बाय सर्चिंग ऑन गूगल अचीवर्स एकेडमी जुगल सर, JUGAL, अचीवर्स एकेडमी जुगल सर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। मेरे क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पे होते हैं, तो वो ऑफलाइन क्लासेस में आप मिल सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।